आईएमएफ जब भी किसी मुल्क को कर्जा देता है तो एडवांस पेमेंट के बाद जितनी भी सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स आनी होती हैं उनसे पहले एक रिव्यू का सेशन होता है। इस रिव्यू के दो हिस्से होते हैं। पहले लेवल में स्टाफ लेवल और टेक्निकल लेवल एग्रीमेंट तक पहुंचा जाता है और दूसरे लेवल में पॉलिसी लेवल की टॉक्स होती हैं और एग्रीमेंट होता है। आज की वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम ये सुनते हैं कि पाकिस्तान का वज़ीर बैंक आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं तो वो किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं और उनका बुनियादी मकसद क्या होता है। जैसे पहले अर्ज़ किया कि इन एग्रीमेंट्स का, इन टॉक्स का, इन मुज़ाकरात का दो लेवल के ऊपर काम हो रहा होता है। पाकिस्तान के केस में अब अगली इंस्टॉलमेंट की रिलीज़ के लिए इस वक्त जो एग्रीमेंट के ऊपर बात हो रही है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है या उसको आप टेक्निकल लेवल का एग्रीमेंट कह सकते हैं। इस एग्रीमेंट के लेवल के ऊपर साथ होना और चंद बुनियादी बातों के ऊपर एग्रीमेंट का फॉर्म हो जाना बहुत ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पे कि पाकिस्तान का इस वक्त करंट अकाउंट का डेफिसिट या सरप्लस कितना है, ये एक डाटा की बुनियाद के ऊपर दोनों पार्टीज इसके ऊपर एग्री करेंगी। पाकिस्तान में पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट इस वक्त कितना है और उसकी परसेंटेज क्या है, मुल्क के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो एक्सचेंज रेट है वो क्या है। ये वो तमाम बुनियादी डाटा है जिसके ऊपर दोनों पार्टीज़ का एग्री कर लेना बहुत ज़रूरी होता है और इस एक्सरसाइज को बुनियादी तौर पे कहा जाता है कि जब ये एग्रीमेंट हो जाएगा स्टाफ लेवल का या टेक्निकल लेवल का तो उसके बाद MEFP एग्री हो गया है। MEFP साइन हो जाएगा तो एक मेमोरेंडम बन जाएगा जिसमें इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के ऊपर मेमोरेंडम हो गया, एग्रीमेंट हो गया और कंसेंसस बन गया। तो इस वक्त जो पाकिस्तान का केस है वो इस हवाले से फंसा हुआ है कि जो मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ का एग्रीमेंट बनना है, जो फ्रेमवर्क बनना है, अभी तक वही एग्री नहीं हो रहा। तो जब ये एग्री हो जाएगा उसके बाद फिर जो दूसरे लेवल का एग्रीमेंट फॉर्म होना होता है आईएमएफ और किसी भी मुल्क के, होता है कि पॉलिसी लेवल के ऊपर हमारा क्या एग्रीमेंट बनेगा। जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि मुल्क के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है या सरप्लस हो रहा है, मुल्क के अंदर एक्सचेंज रेट कितना है, मुल्क के अंदर इंटरेस्ट रेट कितना है, मुल्क के अंदर जो महंगाई है उसकी शरह क्या है, इंटरेस्ट रेट की शरह क्या है, तो जब इस डाटा को रिकनसाइल कर लिया जाएगा, MEFP को रिकनसाइल कर लिया जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ का वो जो टेबल है, शायद 1 to 9 टेबल्स होते हैं जिनके अंदर इन डाटा को पुट किया जाता है और फिर एग्री किया जाता है कि दोनों पार्टीज़ का इन तमाम डाटा के ऊपर कंसेंसस हो गया, रिकन्सिलिएशन हो गई है। इसको इस तरह समझे कि पिछले दिनों जब गवर्नर स्टेट बैंक ने ये कहा कि हम ये समझ रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर 3% तक इजाफा हो रहा है, लेकिन जब आईएमएफ का डाटा आएगा तो हम कोई हतमी नतीजा निकाल सकेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अभी पाकिस्तान का जो मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ का फ्रेमवर्क है, MEFP है, वो अभी साइन नहीं हुआ, वो फाइनलाइज नहीं हुआ। जब ये हो जाएगा तो सेकंड लेवल के ऊपर पॉलिसी लेवल या मैयर लेवल के जो मैयर जो प्रपोज किए जाएंगे आईएमएफ की तरफ से, उनके ऊपर एग्रीमेंट होगा। मिसाल के तौर पे अगर आईएमएफ ये कह देता कि आपकी इकॉनमी के अंदर जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है तो इसको कंप्रेस करें, कंप्रेस करने का तरीका क्या होगा फिर वो भी बताएगा आईएमएफ कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि डिमांड बहुत ज़्यादा है तो इकॉनमी को कंप्रेस करने के लिए आप इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा कर दें। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करेंगे तो आपके मुल्क के अंदर जो मौजूद सरमाया है वो महंगा हो जाएगा और उसको ले के किसी भी बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर डालना जिसकी वजह से डिमांड जनरेट हो रही है और पुल क्रिएट हो रहा है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। तो जो मैयर लेवल एग्रीमेंट होता है या पॉलिसी लेवल एग्रीमेंट होता है उसमें जाके स्टेट बैंक और का गवर्नर और आईएमएफ का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है विद द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, ये इस एग्रीमेंट पे आते हैं कि पाकिस्तान कौन कौन से मैयर्स लेगा, कौन कौन सी पॉलिसी इंटरवेंशन करेगा। मिसाल के तौर पे करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना या बढ़ाना है, बिजली और गैस और पेट्रोल की कीमत को बढ़ाना है या कम करना है, टैक्सेस बढ़ाने हैं या कम करने हैं, ये वो तमाम पॉलिसी लेवल के मैयर्स हैं जो कि अगले स्टेज पे जाकर डिसाइड होते हैं और इनके ऊपर एग्रीमेंट फॉर्म होता है। अब आखिर में एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ आपकी खिदमत में कि अब तक पाकिस्तान ने 22 दफ़ा आईएमएफ का प्रोग्राम अडॉप्ट किया है और अपनी इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए आईएमएफ के इंटरवेंशन को कबूल किया है। तो सवाल ये है कि हम नवाज शरीफ को तो तीसरी के बाद चौथा मौका नहीं देने की बात करते। हम ये कहते हैं कि जिसने 3 दफ़ा डिलीवर नहीं किया वो चौथी दफ़ा भी डिलीवर नहीं करेगा। और अगर पाकिस्तान की इकॉनमी के बुरे हालात हैं तो ये किन्होंने किए हैं? अगर नवाज शरीफ ने आके सही करने हैं तो ख़राब किसने किए थे?
तो क्या यही वाला आर्ग्यूमेंट हम आईएमएफ के ऊपर नहीं लगा सकते? ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान ने अपने 73 या 74 साल की तारीख में 22 दफ़ा आईएमएफ के प्रोग्राम में गया और कोई भी एक प्रोग्राम भी आईएमएफ का सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुआ, और इसके बावजूद पाकिस्तान आईएमएफ की इंटरवेंशन के लिए जाता है और आईएमएफ के प्रोग्राम में जाता है? तो ऐसे कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि मजबूर करते हैं पाकिस्तान को, और वो कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं, वो कौन से ऐसे पॉलिसी लेवल पे बैठे हुए लोग हैं, वो थिंक टैंक है जो कि पाकिस्तान को इस बात के लिए सजेस्ट करते हैं कि वो आईएमएफ के प्रोग्राम में जाएं, कंसिडरिंग के 22 दफ़ा तो उसने डिलीवर नहीं किया। अब जो रिसेंट पास्ट का हमारा आईएमएफ का प्रोग्राम है तकरीबन 39 मंथ का है ये, और इसमें हमें $6 बिलियन मिलने हैं। तो इस प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर तो बहुत एडवर्स इम्पैक्ट आया। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, और तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नोज डाइव कर रहे हैं। तो आईएमएफ के इंटरवेंशन का फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ। तो और दूसरी बात यह है कि इस बात का क्रेडिट हमेशा असद उमर को मिलना चाहिए कि आईएमएफ के प्रोग्राम के जो पैरामीटर्स थे, जो लेटर ऑफ इंटेंट में वो प्रपोज कर रहे थे, उसके ऊपर साइन करने से उसने इनकार किया और इस प्रोग्राम को प्रोलॉन्ग करता रहा जब तक कि हफीज़ शेख नहीं आ गया जो कि आईएमएफ से आया था, और उसके बाद गवर्नर स्टेट बैंक नहीं आ गया, वो भी आईएमएफ से आया था। तो आईएमएफ की जब आईएमएफ ने निगोशिएट करना शुरू किया तो आईएमएफ वाज निगोशिएटिंग विद आईएमएफ। इधर भी आईएमएफ था, उधर भी आईएमएफ था, और पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन तकरीबन ना होने के बराबर थी। अगर कुछ थी असद उमर की शक्ल में तो उसको साइड लाइन कर दिया गया था।